नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का मेंटर। एंड यहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा के लिए। चर्चा नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं एक सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे हैं। हमारे साथ आज जो है तबस्सुम सैफी हैं, जिन्होंने निरंतर प्रयास करके, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब लगातार असफलताओं को देखते हुए, मतलब सफलता को देखते हुए बोल सकता हूँ, असफलता नहीं, नेट एग्जाम क्लियर हो रहा था परंतु जेआरएफ नहीं हो रहा था, तो बार बार प्रयास करते करते फाइनली जून 2023 में जेआरएफ एग्जाम को क्रैक किया है। उनसे जानेंगे कि क्या प्रिपरेशन रही, बिकॉज जो भी उन्होंने हर अटेम्प्ट में महसूस किया उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की होगी, उसमें सुधारा होगा, और जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी। तो आज सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं तबस्सुम कि आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। अच्छा लगा कि आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरे को बुलाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट भी कर दी थी आपको, लेकिन सर थैंक यू। चलिए ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। देखिए स्टूडेंट टीचर का रिलेशन ही ये है कि आप सवाल पूछेंगे, कभी मैं प्यार से जवाब दूंगा, कभी नहीं भी दूंगा, चलता रहता है, ठीक है। बट ये है कि मेन है लर्निंग है और सीखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तबस्सुम कि थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओवर टू। सो यस सर, जैसे आपने बोला मेरा नाम तबस्सुम सैफी है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने DU-SOL से किया था और मास्टर मैंने IGNOU से किया था, MA पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और उसके बाद ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और इससे पहले मैंने 3 नेट ही क्लियर किए थे और इस बार मैंने JRF 99.73 परसेंटाइल के साथ क्लियर किया। क्या बात है, मारा भी तो छक्का मारा भी तो 99.73 परसेंटाइल, मतलब मेरे आपसे जो टॉप स्कोरर्स होंगे उसमें ही आप, मतलब जो स्टार्टिंग के 10-15 बच्चे होंगे उसमें आपका नाम रहेगा। बट ठीक है, जो भी है JRF निकला, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड काफी लंबी मेहनत के बाद आपने इसको निकाला। और बैकग्राउंड पे अगर मैं देखूं तो आपने प्रिपरेशन, मतलब जो पढ़ाई आपका रही है उसमें डेफिनेटली एक एस्पेक्ट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कॉन्सेप्चुअल बेस है वो वीक था, क्योंकि SOL से पढ़े हैं, DU से, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब हम एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं, सीधी बात है। IGNOU में भी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही हो पाता है। तो सर खुद से पढ़ते हैं हम, तो इतना हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ पर सही हैं और कहाँ पर गलत हैं। हाँ, पढ़ तो लेते हैं बट शायद तक वो जो एक है ना कि इवेल्युएशन कभी, मतलब 6 महीने में एक बार ही होता है जब एग्जाम होता है। ठीक है, बट टाइम, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वक्त ज्यादा लगा, बिकॉज आपको मैं देखता हूँ आपकी पढ़ने की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, आपकी क्लासेस में आप जो है रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। मतलब इस मामले में तो मैंने देखा है तबस्सुम हमेशा आप सिंसियर रहे हैं प्रिपरेशन में। इवन एग्जाम है नहीं है उसके बावजूद भी आपके सवाल आते ही रहते थे कि अभी ये पढ़ा, इसमें बताओ ये क्या है, इसका मतलब क्या है। वो जो जिज्ञासा है सीखने की वो आपके अंदर बहुत ज्यादा थी। बट ये है कि हाँ, वक्त लगा। पर यस, आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरे को पता चला कि मैं बहुत जगह पर गलत हूँ, क्योंकि जब भी एग्जाम होता था तो मैं बुक्स को पढ़ती थी और जो मुझको समझ आता था मैं वही आंसर लिख के आ जाती थी, और फिर उसमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा पेपर सही से इवैल्यूएट नहीं हुआ है। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही गलत हूँ। तो जब मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन करी तो मुझे पता चला कि बहुत सारी मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, और फिर मैंने सबसे पहले उसके ऊपर ही काम किया। पॉलिटिकल थियोरी पर मैंने सबसे पहले काम किया, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल साइंस का बेस होता है और इसके लिए आप ही इंस्पिरेशन थे मेरे लिए और आप ही सोर्स थे। और उसके अलावा जब भी मेरे को पता होता था कि पॉलिटिकल, आपने कोर्स जब स्टार्ट किया था पॉलिटिकल थियोरी से स्टार्ट किया था, तो मुझे पता होता था कि आज ये वाली क्लास होनी है या फिर कल ये वाली क्लास होनी है, तो एक दिन मैं उसको पहले पढ़ लेती थी। ठीक, वेरी गुड। कि मेरे को कंफ्यूजन ना रहे ज़्यादा, तो इसलिए मैं पहले पढ़ लेती थी और उसके बाद फिर आपकी क्लास ज्वाइन करती थी मैं, और फिर उसके अंदर जो भी मेरे को डाउट्स आते थे तभी मैं पूछ लेती थी। हाँ, तो सेम टाइम क्लियर होते रहे, नहीं तो बिल्कुल ये नहीं तो फिर आप क्या क्लास में नया लर्न करते हैं आप सवाल, बिकॉज अगर आप पहले से पढ़ के आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा अच्छा हाँ ये पॉइंट्स मुझे पूछने हैं, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, तो वो क्लियरिटी वहीं की वहीं बन जाएगी। और मैं उनको नोट डाउन कर लेती थी कि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसको मैं सर से पूछ लूंगी। सिस्टमेटिकली मतलब एक प्रिपरेशन का एक तरीका होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कोर्सेज वगैरह के थ्रू आपने हेल्प ली और वहां से प्रिपरेशन की है। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिगनर है, जब स्टार्ट करता है, मान लीजिए उसने कोर्सेज ज्वाइन किया, तो उसको
कोर्सेज में किन किन चीजों का यूज करना चाहिए? मतलब जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कोर्स में, आपको क्लासेस भी है, लाइव क्लास भी है, JRF बूस्टर भी है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट भी है, बहुत सारी चीजें एस्पेक्ट्स होते हैं, नोट्स भी हैं। सो इन सब चीजों को किस तरीके से अलाइन किया जाए, और अपनी सेल्फ स्टडी भी होती है, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है? बिकॉज एस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, उसको भी टाइम देना है, क्लासेस भी देखनी है, उसके बाद आपको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो सब चीजें कैसे एक तरीके से सही तरीके से? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेरे को आता नहीं था पहले कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे को 4 बार अटेम्प्ट्स देने पड़े JRF के लिए। और मेरे को लगता है कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए, अभी उनके पास काफ़ी सारा टाइम है दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आपका कोर्स ज्वाइन किया है तो उसी से पढ़ें, ऐसे नहीं करें कि आज इससे पढ़ लिया और कल सोर्स चेंज कर लिया। मतलब जो भी सोर्स है ना उसको लिमिटेड रखिए। मैंने भी ऐसे किया था, मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर 2 जो था उसके लिए तो सिर्फ आपके ही नोट्स में यूज़ करती थी, और जो वीक टॉपिक्स थे उसके लिए मैंने बुक्स रेफर की थी। जैसे मेरी पॉलिटी बहुत वीक थी तो मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था, और कुछ वेबसाइट मैंने यूज़ की थी, जैसे कि मैंने ब्रिटानिका यूज़ की थी, और उसके अलावा प्लेटो स्टैनफोर्ड एक वेबसाइट है, उसको मैंने काफी यूज किया था। और पॉलिटी के लिए मैंने इंडियन कानून वेबसाइट है, मिल जाता है वहाँ पे, तो मैंने वो उसको काफी मैंने यूज किया था। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया था जितना भी मेरे पास टाइम होता था, क्योंकि मैं एक ट्यूटर भी हूँ। अच्छा। तो इसलिए मेरे को 4 to 6 मेरे को ट्यूशन भी देना होता था। तो जो पहले वाला टाइम होता था मेरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून का, वो मैं पेपर 2 को देती थी, और जो इवनिंग टू नाइट जो था वो मैं पेपर 1 को देती थी। और इसके भी पहले सबसे पहले मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, और उसके ऊपर मैं लिख लेती थी कि मेरे को इतनी तारीख से लेकर इतने तक ये वाली यूनिट मेरे को कंप्लीट करनी है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैं ऐसे लिख लेती थी। मेरे पास जितना भी अवेलेबल टाइम होता था, अगर मेरे पास 3 महीने हैं तो मैं अपना जो टाइम टेबल था वो सिर्फ 2 महीने के लिए बनाती थी, क्योंकि वो एक्सटेंड होगा। हाँ, और ये भी था कि अगर मैं अपना टाइम टेबल एक्सटेंड करती रहूंगी तो फिर वो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इसके लिए मैंने यही किया था कि जितना भी टाइम था उससे कम के लिए मैं टाइम टेबल बनाती थी अपना, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं चलती थी। फिर मैं क्या करती थी कि अपने यूनिट्स को मार्क कर लेती थी कि इतने डेज में मेरे को अपनी यूनिट कंप्लीट करनी है। मुझे पता होता था कि अगर मैंने यूनिट 1 अगर ली है, मुझे पता होता था कि मेरे को 10 डेज तो लगेंगे इसके अंदर, लेकिन मैं उसको कम ही देती थी। मैं मार्क कर देती थी कि मेरे को सिर्फ 7 डेज तक मेरे को इसको कंप्लीट कर लेनी है। मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इतना ही देती तो करेंगे आप, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने 10 दिन दिया है तो 10 से वो 12 हो जाएंगे। तो मैं यही करती थी कि मैं कम टाइम देती थी खुद को। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही मैं ऐसे ही करती थी, और अगर एक यूनिट मेरी कंप्लीट नहीं होती थी तो मैं उसको वहीं पर छोड़ देती थी। That's a good point. ऐसा नहीं करती थी कि अगर मेरे कुछ टॉपिक बच गए हैं तो जो बाकी यूनिट के लिए मैंने टाइम दिया था उसमें से मैं ले लूँ, ऐसा नहीं करती थी मैं। लेकिन मैं उसको एक ही बारी में अच्छे से जो भी था समझ लेती थी, जितना बचा उसको वहीं पर छोड़ देती थी। ठीक। और डेली टारगेट्स मैं बनाती थी, अपने बोर्ड पर लिख लेती थी मैं कि मेरे को कल मेरे को ये पढ़ना है। रात को सोने से पहले मैं लिख लेती थी कि मेरे को कल पेपर 1 का ये वाला पढ़ना है और पेपर 2 के लिए ये पढ़ना है। और डेली टारगेट्स मेरे बड़े होते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगी एक दिन में, लेकिन फिर भी ताकि मैं अपने आप को पुश करूँ इसके लिए मैं टारगेट्स बड़े बना दी थी थोड़े। तो ज्यादातर मेरे से अचीव नहीं होते थे वो, लेकिन फिर भी उस अचीव करने में बहुत कुछ सीख लेते थे आप। हाँ, तो ये होता था कि मैं रिलैक्स नहीं होती थी कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से। तो इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत कम टाइम देती थी मैं। और जो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अपने आप को टाइम दिया था पूरे दिन के लिए, तो मैं क्या करती थी उसमें भी उसको भी आगे डिवाइड कर लेती थी कि अगर मैंने मॉर्निंग टू आफ्टरनून मैंने पेपर 2 को दिया है तो उसमें से भी मैं इतने से लेकर इतने बजे तक मैं थियोरी पढ़ूंगी या फिर रिवाइज करूंगी, और बाकी जो टाइम बचेगा उसके अंदर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, दोनों चीजों कंबाइन करके। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें लास्ट में जाके क्वेश्चन ही मार्क करने हैं। एप्लीकेशन आप कर पाते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेपर 1 में मैंने
मेरे को लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पेपर 1 बहुत खराब गया था। अच्छा। मैंने सर आपको बताया भी था कि मेरे पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स आए थे, सिर्फ 22 ही क्वेश्चन करेक्ट हो पाए थे। कोई बात नहीं। तो मेरे पास उस टाइम खैर टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत सारा टाइम दे पाती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पेपर 2 भी वीक ही है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग से इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड किया था, और मैं अचीव करने की कोशिश करती थी हर दिन, लेकिन हो नहीं पाता था। फिर उसके बाद जब मेरा टाइम टेबल पूरा हो जाता था, फिर जो बाकी यूनिट्स मेरी बचती थी तो फिर मैं उसको कवर कर लेती थी। चलिए, तो अभी आपने मुझे जो बातें बताई उससे मुझे एक चीज बहुत क्लियर हुई कि टारगेटेड अप्रोच, एक तो यूनिट वाइज, हर यूनिट का एक टारगेट आपने सेट किया कि इतने दिन में ये यूनिट कवर करनी है। टारगेट्स अपने आप से आपने सेट किए कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव टारगेट, स्मूथ टारगेट, कंफर्टेबल जोन, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा पड़ेगा किसी भी स्टूडेंट को अगर एग्जाम क्रैक करना है। सो आप जितना कर सकते हैं उतना नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा करते करते एंड डेली की जो थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स होगी ना, दे विल ऑटोमेटिकली इंस्पायर यू टू वर्क हार्डर। ओके, बिकॉज जो आपने आज के दिन टारगेट रखा उससे थोड़ा सा ज्यादा अचीव किया, जो भी किया मतलब उतना भी किया, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन, एटलीस्ट जो किया वो अच्छा किया। मैंने जो अपने आप से वादा किया था, अपने आप से मैंने धोखा नहीं किया, वो प्रिपरेशन किया, और वो कहीं ना कहीं कल अगले दिन आपको पढ़ने में और मोटिवेट करेगी। चलिए कल किया था आज फिर से करेंगे, तो वो एक खुद से आप अंदर से मोटिवेट रहते हैं। बिकॉज बाहर से तो बहुत आपको मोटिवेट कोई भी कर देगा, बट अंदर से जो ये फैक्टर्स होते हैं ना, खुद की प्रिपरेशन आपको अच्छी लग रही है, आप उससे जुड़ जाते हैं कि यार मजा आ रहा है। यार कल मेरे टारगेट्स पूरे नहीं होते थे, तो फिर मुझे पता होता था कि कोई, मैंने टारगेट्स बड़े बनाए थे, मुझे पता था कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा रह गया बस। बट समवेयर डाउन द लाइन आपको माइंड में सेटिस्फेक्शन होता था कि यार आज ईमानदारी से पढ़ा है, जितना मैं कर सकती हूँ उस पोटेंशियल पे, तो अगले दिन और बेटर प्रयास करेंगे। सो यू ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर फॉर क्रैकिंग एग्जामिनेशन। ओके, सीधा सा पॉइंट है कि बेस्ट कोई नहीं है, ना तबस्सुम बेस्ट है, ना मैं बेस्ट हूं, ना आप लोग बेस्ट है, हम सबको बस बेहतर प्रयास करना है। उन्होंने भी लगातार प्रयास किया, जो जो मुसीबतें आई, एक प्रॉपर टाइम को डिवाइड किया बहुत अच्छे से कि अपना आफ्टरनून का टाइम वो पेपर 2 में दे रहे थे, उसके बाद इवनिंग में पेपर 1 पे टाइम दे रहे थे। तो एनी हाउ 5-6 घंटे आपको ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप अभी से पढ़ते हो, और टाइम बहुत इनफ है, अभी कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। जिस प्रकार का सिलेबस है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो इजीली आने वाले 5-6 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो थोड़ी सी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी उन्होंने ऑलरेडी बता दी है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 बार नेट, 2 बार नेट, 3 बार नेट, और फिर चौथी बार एग्जाम देने की इच्छा कैसे होती है, मतलब वो जो प्रिपरेशन करने की इच्छा ना, बिकॉज कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि यार हो गया, अब नहीं हो रहा, ठीक है। और घर वाले भी बोलेंगे, सीधी बात है यार आप, और स्पेशली एज अ गर्ल, जो कि मैं देखता हूँ कि भाई आधी लड़कियों की समस्या तो ये है कि घर वाले एक वक्त की बात जज, और लड़कों के फिर भी बोल देते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कर लो, फिर ट्राई कर लो। बट लड़कियों को लेकर तो हमारे सोसाइटी में इतना वो नहीं है कि चलो बेटा पढ़ते रहो। सो आई वुड से थैंक्स टू योर फैमिली ऑल्सो कि दे कंसिस्टेंट देयर सपोर्ट विथ यू। ये बहुत अच्छी बात है, सभी परिवारों को करना चाहिए। बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेगा देश भाई, सीधी बात है। तो बट उस सब सिचुएशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं, ये एक फेयर फैक्ट है। बहुत अच्छी सपोर्टिव फैमिली कुछ भी हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी छोटी चीजें होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं, उनको हर्ट कर रही हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो कि यार अब मैं करूं कि नहीं करूं। पर कई बार बीच में ऐसे ही मन होता है कि यार छोड़ो इसको, कुछ और कर लेते हैं। सही है। सो मोटिवेशन तो बहुत ही जरूरी होता है, और मोटिवेशन ना एक बहुत ही यूनिक चीज है। मतलब हम नहीं बोल सकते कि सर मोटिवेट कर दो मेरे को। होता है, मेरे पास आते हैं, मैंने कहा मैं कैसे करूं, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं हम, मतलब अगर आप एक वीडियो बना के हमें दे भी देते थे कि ऐसे पढ़ो या फिर कर लोगे, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ टाइम तक ही रहता है, आउटर है वो। हाँ, तो इनर मोटिवेशन यही होता है कि आप अपना एक गोल सेट कर लो कि मुझे ये अचीव करना है। जो रीजन होता है ना किसी भी एग्जाम के पीछे, या जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे रीजन कि मुझको ये अचीव करना है, तो वही था कि मैंने अपना गोल सेट किया था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि गोल क्या है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं अचीव कर पाऊंगी कभी। डेफिनेटली अचीव करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल ही है वो गोल। लेकिन फिर भी जो गोल होता है ना, वही आपको मोटिवेट करता है हमेशा कि कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं। और पेरेंट्स तो खैर थे ही सपोर्टिव, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा 0.2 परसेंटाइल से रह गया था, तो मैंने बताया कि मेरा 2 या फिर 3 क्वेश्चन से, या फिर एक ही क्वेश्चन से मिस हो गया है JRF। तो मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने बोला कि आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो,
मतलब तुम तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, जरूर एग्जामिनर ने मार्क्स काटे हैं। तो मैंने बताया ऐसा नहीं है, हमारे तो एग्जाम। अच्छा लगता है कि घर वाले एटलीस्ट सपोर्ट तो खड़े हैं, ठीक है, भले वो आपको पता है क्या फैक्टर रहा होगा, बट एटलीस्ट घर वालों को उतना कह देना ना दिल को तसल्ली देता है कि ठीक है यार हम। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे एग्जाम मैनुअली चेक नहीं होते, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो मेरी ही गलती होगी कहीं, तो इसलिए ही मेरा हुआ नहीं है JRF इस बार तो। लेकिन मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहती है, और मतलब मैं एक ऐसे एरिया से आती हूँ जहाँ पर 12th के बाद गर्ल्स पढ़ती भी नहीं है, बहुत ही कम कुछ गर्ल्स हैं जो पढ़ती हैं, लेकिन उनको भी रेगुलर कॉलेज में नहीं भेजा जाता। जैसे मैंने भी ओपन से ही पढ़ा है, क्योंकि एक स्टिग्मा भी होता है कि कॉलेज जाएंगे तो बच्चे शायद बिगड़ जाएंगे, सोशल एस्पेक्ट्स हैं बहुत सारे। हाँ, लेकिन मेरे पापा ने फिर भी, अब तो मेरी जो छोटी बहन है वो तो रेगुलरली कॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मतलब थोड़ा पुश करा, नहीं कुछ नहीं होता है। इंस्पिरेशन आती है एक दूसरे को देख के, आपको भी देख के, और मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद तक अब अपने घर वालों से, बिकॉज देखिए अपने हक के लड़ना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो जो मेरा मानना है समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, कुछ बदले आप ये बोलते हैं कि समाज में ऐसा है वैसा है, नहीं करते, लड़ना पड़ेगा उसके लिए, आपको खड़े होना पड़ेगा। आपका जब मनोबल वो देखेंगे तो वो पेरेंट्स भी खड़े होंगे आपके साथ में, ऐसा नहीं है पेरेंट्स किसी के भी आपके कोई किसी के दुश्मन होते हैं, फैमिली मेंबर सबके सपोर्टिव भी होते हैं। बस ये है कि एक बार आपके अंदर वो जो वो है ना कि वो इच्छा दिखनी चाहिए, तो अगर वो इच्छा दिखाएंगे, आप अपने अंदर की मेहनत दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आपके घर वाले, मेरे पापा भी बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं, और कभी भी मैं उनके साथ बैठती थी तो हम कोई फिल्म देख रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, तो मेरे पापा जरूर पूछते थे कि ये कैसे होता है बताओ। साइंस और टेक्नोलॉजी में उनको बहुत इंटरेस्ट है, और पॉलिटिक्स में भी, तो पॉलिटिक्स की बातें तो मेरे पापा से होती रहती है। नहीं सही है, उससे कनेक्शन भी आपका अच्छा होता है, कुछ अच्छी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, एंड उनको भी अच्छा लगता होगा कि यार हमारे बच्चे जो है एटलीस्ट इस लेवल में बात कर पा रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज तो भाई पॉलिटिकल साइंस का है, जो कुछ भी चल रहा है उसको सबको आप थ्योरी में समझा सकते हो। यस सर। तो वो चलिए, अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो आखिरी में बस मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा, आपने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बता दी और प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आई, सो बस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हम लर्न कर सकते हैं तबस्सुम से कि डटे रहना है। आपने गोल सेट किया है तो गोल को किए बिना नहीं छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खुद पे शक करने से बेटर ये होगा कि आप एनालाइज करें कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। हर फेलियर आपको बहुत कुछ नया सिखाता है, तो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको जितना जल्दी एनालाइज कर लेंगे, अगले अटेम्प्ट में चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सही है। और इस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा JRF नहीं हो रहा तो मैं दुनिया की सबसे अनलकी पर्सन हूँ, ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। लगता है लेकिन उनको यह देखना चाहिए कि गलती कहीं ना कहीं उनकी ही हो रही है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सबके जितना ही पढ़ रही हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट करती थी, या अब कभी मूवीज देख ली या फिर आज थोड़ा पढ़ लिया और फिर कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करती थी। सब कुछ मतलब सब कुछ किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलती कहाँ पर कर रही हूँ। लेकिन फिर भी गलती मेरी ये थी कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लेती थी, अगर नहीं हुआ तो क्या। ये बहुत ज्यादा मैंने प्रेशर लिया, और इस बार नहीं लिया वो मैंने। आंसर की जब आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा इस बार JRF होगा। तो पेपर भी टफ था काफी, फिर भी उस हिसाब से इस बार JRF क्रैक करना अपने आप में मतलब ये था कि आप उस 3 अटेम्प्ट से ना आपको बिल्कुल मजबूत कर दिया था कि इस बार जैसा पेपर आया तो भाई अच्छे टूट गए थे। सर मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका पिछली बार बहुत अच्छा स्कोर था, वो इस बार नहीं कर पाए एग्जाम क्रैक, क्योंकि बट ये है कि जो 3 अटेम्प्ट जो आपके थे वो उसने आपको इतना मजबूत कर दिया था कि जो भी इस बार मेरे को प्रेशर भी नहीं था, अगर नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं ही हो रहा है। अब खोने को क्या है? हाँ, अब खोने के लिए कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो फिर दिसंबर वाला तो है ही। चलिए तो ठीक है, आप लोग भी निराश मत हुए, नहीं हुआ एग्जाम कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। समस्याएं हैं लाइफ में, डेफिनेटली मैं बिल्कुल मानता हूँ कि घर वालों के प्रेशर है, बहुत सारी चीजें का एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जिस एज ग्रुप में आप हैं उस एज ग्रुप में अक्सर लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस आपको मिल गई है, खुशी की बात है। PhD कीजिए, अच्छा बढ़िया कहीं पे ज्वाइन कीजिए और JRF का स्कॉलरशिप लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। और आगे जो भी जिस भी रास्ते पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी जो भी आपका सपना है, आपने अभी ये बोला कि अचीवेबल नहीं है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल अचीवेबल होगा। आपका जो क्या बोल सकते हैं, जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, जो कंसिस्टेंसी है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी जगह पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। थैंक यू सर। चलिए, सो अच्छा लगा। और आखिरी में बस क्रेडिट के लिए बस मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सक्सेस के लिए आप जिसको भी क्रेडिट देना चाहते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार में, टीचर, जो भी हैं,
आपके लिए मुझे? सर यस, इसका क्रेडिट तो मैं 50% तो अपनी फैमिली को दूंगी, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर होती। और 50% आपको, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया। कभी कभी मुझे लगता था आज तो पक्का सर डांटेंगे। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं ब्लॉक तो नहीं हो जाऊंगी। तो मुझे लगता है लंबे मैसेज होते थे कि एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन इतना बड़ा, मैंने कहा ठीक है इसको देख के पढ़ता हूँ आराम से। यूजुअली मेरे पास होता है कि मैंने कहा ठीक है लंबा मैसेज, क्योंकि देखिए एक होता है कि पॉइंट, एक स्टूडेंट होते हैं जो रफली क्वेश्चन पूछा तो फिर रफली आपने आंसर दिया। जब किसी ने सिस्टमैटिक क्वेश्चन पूछा है तो फिर आपको आंसर भी सिस्टमैटिक देना। आप ऐसे चलते फिरते आ रहे तो फिर आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं भले टाइम लेके देता था रिप्लाई, रात में जब भी मैं फ्री हुआ फिर मैं प्रॉपर उसका रिप्लाई, तो अच्छा भी लगता है। जो बच्चे की पढ़ने की इच्छा उसको पढ़ाने में ही मजा आता है, तो वही मुझे अच्छी बात आप में लगी। सर यस, मैंने आपको बहुत परेशान किया। कभी कभी मुझे लगता था आज ब्लॉक हो जाऊंगी, तो मैं ऐसे ही कुछ भी टाइप कर देती थी कि ब्लॉक हो गई क्या क्लास में देखने के लिए। लेकिन फिर आप बोल देते तबस्सुम कहाँ ध्यान है। तो फिर मतलब 50% तो आपको है क्रेडिट, मेरा तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपका और मेरी फैमिली का बस इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रयास आपका था, हम सब आपके सपोर्ट में थे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे आप बढ़ते जाएंगे और भी आपसे इंस्पायर होकर और बहुत सारे लोग जो है इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे और जो बातें तबस्सुम ने बताई है उनको ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन में। बिकॉज मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे का पहली बार में अटेम्प्ट क्रैक हो जाता है ना, उससे आप बहुत कम चीजें सीखते हैं। वो खुद भी कम सीख के आता है, बट जिसने 3-4 बार प्रयास किया है और उसके बाद एग्जाम निकाला है, उनको वो सारी बातें पता है जो नहीं करनी है। ठीक है, जो नहीं करनी है, जिससे एग्जाम नहीं होता वो उनको पता है, जिससे और उससे आप सीख सकते हैं किससे एग्जाम होगा, तो आप बहुत इजीली इनसे सीख सकते हैं। तो जो भी बातें हैं इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिएगा, बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा जो भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियो जो है आपकी मिस ना हो। क्लासेस लेते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए, टारगेटेड पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने तबस्सुम से सीखी कि प्रिपरेशन अगर टारगेटेड वे में की जाए तो सक्सेसफुल होती है, और जो अपनी कमी है उनको रेगुलरली एनालाइज कीजिए, सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू तबस्सुम कि आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आए। थैंक यू।